वेलकम टू गेजन सक्सेस पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है जो हमने की है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो आज हम इसके बारे में ही स्टडी करेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर देखते हैं हम इस इक्वेशन के बारे में आज क्या स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हमने कर लिया है। आज हम करेंगे इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि ये जो है इसमें दो लेक्चर लगेंगे। इस पॉइंट के 2 लेक्चर बन जाएंगे। तो आज हम जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको स्टडी करेंगे कुछ इलिस्ट्रेशन की हेल्प से। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टूडेंट, इसमें आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन दिए होते हैं। तो आपकी अभी +1 क्लास स्टार्टिंग ही है, तो आपको हो सकता है थोड़ा इंग्लिश में एकदम से समझने में मुश्किल आए। तो कोशिश करना आप पहले उसको हिंदी में पढ़ लें, फिर आप इंग्लिश में। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे करोगे तब तक आपको आदत पड़ जाएगी इंग्लिश में क्वेश्चन समझने की। और इंग्लिश में क्वेश्चन समझने की आदत आपके लिए आगे जाकर फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि आगे हो सकता है कुछ क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में ही दिए हो, हिंदी उनकी ना दी हो। तो इसलिए आप अपनी आदत को इसी तरीके से डाल लें कि इंग्लिश में समझ आने लग जाए। तो हिंदी में भी पढ़ते हैं हम, इसको इलिस्ट्रेशन को इंग्लिश में भी देखते हैं। ये हमारी है DK गोयल की बुक से लिया गया है 11th क्लास की। इसमें देखा निम्नलिखित लेन देनों के आधार पर लेखा समीकरण बनाइए। हिंदी में अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। तथा अंतिम नए समीकरण के शेषों में से स्थिति विवरण बनाइए। और जो हमारे लास्ट जो ट्रांजैक्शन होएगी, लास्ट जो समीकरण होएगी, उसको लेकर हमें बैलेंस शीट यानी कि स्थिति विवरण बनाना है। तो मैं आपको साथ साथ इसके अंदर दिखा देती हूँ, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला दोनों पॉइंट। तो इसमें दे रखा है, देखो हिंदी में, मुकेश ने रोकड़ लगाकर व्यापार आरंभ किया 80,000। रोकड़ मतलब होता है कैश। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इंग्लिश वाला इजी पड़ता है। और नगद माल खरीदा, कैश परचेज गुड्स, परचेज ऑन कैश। साथ के साथ दिखा दूंगी, परचेज गुड्स फॉर कैश। थर्ड है माल उधार खरीदा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार को क्या कहते हैं? क्रेडिट पे। चौथा है फर्नीचर नगद क्रय किया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आगे इसके सामने देखो, यहाँ पर अमाउंट लिखी हुई है, ये इसके सामने ऐसे लाइन लगा के चेक कर सकते हो आप। इनके सामने ये अमाउंट दी हुई है, तो इस तरह से आप इनके अमाउंट को यहाँ से देख लोगे। अगला है कमीशन प्राप्त किया, इससे पहले है किराया भुगतान किया, तो इसको क्या कहते हैं? रेंट पेड। इसके बाद आता है कमीशन प्राप्त किया, प्राप्त करने को क्या कहते हैं? रिसीव्ड, रिसीव्ड कमीशन। सातवां है व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नगद रुपए निकाले। व्यक्तिगत प्रयोग यानी कि पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज। विड्रा कैश फॉर प्राइवेट यूज, निकालने को कहते हैं विड्रा, विड्रा। निकालने को क्या कहते हैं? विड्रा। इसके बाद है उधार माल बेचा, लागत मूल्य 30,000। कितने में बेचा? 40 में। इसको कैसे लिखेंगे? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ था ना उधार, उधार पे माल बेचने, उधार पे, उधार को क्रेडिट कहते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30,000 और सेल कितने में किया आपने? 40,000 का। तो ये कह रहा है कि इसने, इसके पास जो माल पड़ा था उसकी एक्चुअल लागत कितनी थी? 30,000 की। बेच कितने में दिया इसने? 40 में। तो सीधा इतना सा तो हम जज कर ही पाते हैं, कम रुपए का जो माल होता है वो ज़्यादा में बेच दिया जाता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो यहाँ 30,000 रुपये का माल 40 में बेचा, तो प्रॉफिट आपको कितना हो गया? यहाँ पर हमारा 10,000 रुपये प्रॉफिट हो गया है।
अगर यही माल मान लो आपका 28,000 में बिकता तो क्या होता, यहाँ 40 की जगह 28 दिया होता तो क्या होता, 30 वाला माल 28 में बिक जाता तो आपको लॉस होती 2,000 रुपये की। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस से किस पे फर्क पड़ता है, आपकी कैपिटल। प्रॉफिट से तो कैपिटल बढ़ जाती है और लॉस से कैपिटल कम हो जाती है। इसके बाद 9वां पॉइंट कह रहा है लेनदारों को भुगतान किया। लेनदार कौन होते, क्रेडिटर। पेड टू क्रेडिटर कितने दिए हैं, 15,000 रुपये। तो स्टूडेंट जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो इसके अंदर यहाँ देख लो, फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट न्यू इक्वेशन। यानी कि ये जो लास्ट इक्वेशन करेंगे इसके बाद जो यहाँ टोटल आएगा उसके बेस पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, सवाल के अंदर एज इट इज इस ट्रांजेक्शन को लिख लेते हैं और फिर सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो यहाँ देखो अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर डाल दिया, हमारी कितनी आई थी, 9 ट्रांजेक्शन आई थी, हमने यहाँ नंबर वाइज डाल दी। जो ट्रांजेक्शन अभी क्वेश्चन में पड़ी है उन सबको हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। ये सारी ट्रांजेक्शन 1 2 3 4 5 जैसे अभी हम स्टडी करके आए हैं, रीड करके आए हैं, सेम वैसे हमने लिख दिया। अकाउंटिंग इक्वेशन, इक्वेशन आपको बताई थी कैसे होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। तो हमने यहाँ लिख ली एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, एसेट्स जो है जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, तो इस क्वेश्चन में पढ़े हैं तो हमें पता चला है कि हमारे कौन कौन सी एसेट्स आई है। पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेना आपको स्टार्टिंग में, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी एसेट्स है। कैश आया है, स्टॉक आया है, फर्नीचर आया है और डेटर आया है, इसके अलावा और तो नहीं आई। और लाइबिलिटी के अंदर केवल क्रेडिटर ही आई हैं और आइटम नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़कर हम ये सारी एसेट्स के नाम लिख लेंगे और लाइबिलिटी कौन कौन सी है वो भी लिख लेंगे। एक नज़र मार लेंगे, 2 मिनट लगेगी आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने में और एसेट्स की और लाइबिलिटी की ये टर्म जो है वो सिलेक्ट करने में कि कौन कौन सी आई है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली ट्रांजेक्शन क्या आई थी, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो स्टूडेंट जो ट्रांजेक्शन थी वो एज इट इज़ लिखी हुई है, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, एक क्वेश्चन की फिर समझ आ जाएगा। लिखी हुई ना, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000, ये देखो सेम लिखी हुई है इस ट्रांजेक्शन के अंदर। ये देखो पहले नंबर पे मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। तो यहाँ ट्रांजेक्शन वाले कॉलम में जो क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन दे रखी है वो एज इट इज लिखनी है आपको। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है 80,000 रुपये से। ठीक है, 80,000 रुपये में उसने बिजनेस में लगाए हैं तो वो क्या बन गई उसकी कैपिटल, और किस फॉर्म में लगाए हैं, उसने कैश लगाया है तो हमने लिख दिया कैश, और क्या है कैपिटल। अब देखो स्टॉक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो 0 लिख दिया, फर्नीचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया, डेटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं आया। जिस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है वहाँ वहाँ आप क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। सेकेंड इक्वेशन, अब शायद क्वेश्चन में से बार बार जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन यहाँ लिख ली है। परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000, माल खरीदा है नगद में 28,000 रुपये का। नगद में आप खरीदते हो तो आपका क्या कम हो जाता है, एक तो कैश कम हो जाता है। देखो इन्होंने आगे माइनस का चिन्ह लगा के ऐसे ब्रैकेट लगा रखा है, आप अगर ये नहीं करना चाहते हो तो आप केवल इसको ब्रैकेट में दे दो, वो भी क्या कहलाता है, माइनस ही होता है 28,000 रुपये का। अभी आपको ये देखना है कि बिजनेस में से गया क्या है, आया क्या है। आपका क्या चला गया, कैश। कैश जाने के बाद आपका आया क्या है, माल। माल किस में रखा जाता है, स्टॉक में, तो हमने स्टॉक में रख दिया। बाकी जो है फर्नीचर, डेटर और क्रेडिटर और कैपिटल, इन पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अब हम 2 इक्वेशन के बाद हमारी इक्वेशन चेक करते हैं कि हमारी इक्वेशन पे कोई क्या इक्वल रही है, ये नहीं रही है इक्वल, यानी कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्वल है या नहीं है। देखो कैश कितना बच गया, अब 52,000, 80 माइनस 28 52,000, स्टॉक हमारा 28,000। ठीक है, ये कुछ नहीं है हमारे पास, 0 है, और टोटल ये 80,000। देखो टोटल करो,
52 प्लस 28 80,000 हो गया। और इस इक्वल टू के चिन्ह के सामने देखो इन दोनों का टोटल करते हैं तो भी क्या बनता है 80,000 रुपये। नेक्स्ट करते हैं हम इक्वेशन 3। ये हमारी इक्वेशन जो टोटल है उसके अंदर करनी। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000 रुपये। क्रेडिट में अगर आप माल खरीदते हो तो क्या क्रिएट होती है, खरीदा है आपने तो क्रेडिटर क्रिएट होंगे। तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आया, माल खरीदा है तो आपके पास माल आया है तो आपने 20,000 रुपये स्टॉक के अंदर लिख दिए। इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, फर्नीचर पे 0 लिख दिया, डेटर पे भी 0 क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं है। क्रेडिटर आपने उधार माल खरीदने से 20,000 के क्रेडिटर इंक्रीज हो गए और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया। अब देखते हैं हम तीसरी इक्वेशन करने के बाद हमारी जो न्यू इक्वेशन या जिसका टोटल आ रहा है वो क्या कितना बन रहा है। तो ये बन गया 52,000, 28 प्लस 20 48,000। ये कोई नहीं, 0 ही है, अभी तक 0 है। और ये कितना आ गया 20,000, ये टोटल 80,000। नेक्स्ट करते हैं चौथी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। नगद में आपने फर्नीचर खरीदा है तो देखो गया क्या है और आया क्या है, गया है आपका कैश। तो इसको ऐसे माइनस में दे दोगे, ब्रैकेट लगा दोगे तो भी माइनस होता है। 6,000 रुपये कम हो गए, माइनस कर दिए। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आया तो 0। फर्नीचर आ गया अब आपका 6,000 रुपये और इनमें कोई इफेक्ट नहीं आया तो 0 लिख देंगे। अब न्यू इक्वेशन देखते हैं, यानी कि इनका टोटल करके इफेक्ट देखते हैं। न्यू इक्वेशन मतलब इफेक्ट चेक करना है कि इक्वेशन हमारी इक्वल है या नहीं है। 52,000 में से 6,000 लेस हो गए तो कितने बचे 46,000, 48,000। और अब फर्नीचर कितने का हो गया 6,000 का। और डेटर 0 अभी तक और क्रेडिटर 52,000 और कैपिटल कितनी हमारी 80,000। तो अब हम आगे करते हैं इससे अगला। हमने अभी तक किया है चौथे तक, हमारा ये इक्वेशन हमने यहाँ तक कर ली है, ये टोटल आ गया हमारे पास। अब हम अगली इक्वेशन करते हैं, पेड रेंट। आपको बता दूं कि कोई भी एक्सपेंसेस पे किया जाता है तो उससे आपकी कैपिटल कम हो जाती है। और दूसरा, आपने किस फॉर्म में पे किया है, यानी कि कैश दिया है तो कैश कम होगा, बैंक में से दिया है तो बैंक अकाउंट कम होगा। और अगर रेंट की जगह कोई गुड्स दी है तो गुड्स कम हो जाएंगे, यानी कि जिस भी फॉर्म में आपने पे किया है वो चीज़ भी कम हो जाएगी और साथ के साथ कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो 2,000 रुपये इसने कहा है कि पेड रेंट रुपीज़ 2,000 रुपीज़, मतलब इसने नगद में दिया है तो 2,000 रुपये कैश कम होगा। इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, फर्नीचर पे भी कोई इफेक्ट नहीं, डेटर पे भी कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर पे भी नहीं। और यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने क्या चिन्ह बना दिया, माइनस का बना दिया। इसको ब्रैकेट में भी दे सकते हो, ठीक है। माइनस का करो, आपकी इच्छा है जैसे आप करना चाहते हो। अब देखो टोटल क्या बनता है, कैश बच गया 44,000 और स्टॉक हमारा 48,000, डेटर हमारे 6,000 और क्रेडिटर हमारे 20,000। और ये हमारी कैपिटल अब कितनी बच गई 2,000 कम होने के बाद 78,000। आगे कह रहा है रिसीव्ड कमीशन रुपीज़ 5,000। रिसीव्ड कमीशन जो होता है कि रेवेन्यू होता है, यानी कि कोई भी रेवेन्यू मिलता है या कोई इनकम होती है तो उससे आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है। और दूसरा, जो इनकम है वो किस फॉर्म में मिल रही है, नगद में मिल रही है या आपके अकाउंट में आ रहे हैं या आप उसके बदले कोई गुड्स मिल रहा है तो वो चीज़ भी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ हमें किस फॉर्म में मिली है, कैश में मिली है तो कैश हमारा 500 रुपये से बढ़ जाएगा, ऐड कर दिया हमने। इस पे स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आया तो 0 लिख देंगे, फर्नीचर में भी 0, डेटर में भी 0, क्रेडिट में भी, और कैपिटल में हमने ऐड कर दिए 500। अब देखो इसका हम टोटल करके देखते हैं। तो अब आपके कैश कितना हो गया 44,500, स्टॉक 48,000, फर्नीचर 6,000, डेटर अभी भी 0 है, क्रेडिटर 20,000 और आपकी कैपिटल होगी 78,500। अगली इक्वेशन करते हैं 7, विड्रा कैश फॉर प्राइवेट यूज 3,000। विड्रा कैश फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए या पर्सनल यूज के लिए जो रुपए निकाले जाते हैं वो बिजनेस की कैपिटल को कम करती हैं। ये क्या होती है, ड्राइंग होती है। और ये करता कौन है, ओनर करता है। ओनर जो है अपने बिजनेस में से रुपए निकाल कर घर में यूज कर सकता है, कैश भी निकाल सकता है,
बैंक में से भी निकाल कर प्राइवेट यूज कर सकता है पर्सनल, कोई गुड्स है तो गुड्स भी निकाल सकता है, फर्नीचर भी निकाल कर यूज कर सकता है। यानी कि ओनर के द्वारा जो चीज निकाल कर बिजनेस में से घर में यूज की गई है, पर्सनल या प्राइवेट यूज की गई है, तो उससे एक तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, यहाँ 3,000 रुपये प्राइवेट से एक तो कैपिटल कम हो जाएगी। अब आपको दूसरा देखना है कि किस फॉर्म में ये निकाली गई है ड्राइंग, तो यहाँ किस फॉर्म में इन्होंने कैश निकाला है, कैश निकाला है तो 3,000 रुपये कैश कम हो जाएगा। अगर ये कैश के बजाय गुड्स निकालता तो हम गुड्स में से लेस करते 3,000 रुपये। तो अब हमारा कैश निकाला है तो कैश भी कम हो गया। अब इसका इफेक्ट देखते हैं। कैश कितना बचा, 41,500, स्टॉक 48,000, फर्नीचर 6,000, ये 20,000, डेटर अभी भी जीरो है, और कैपिटल अब कितनी बच गई, 75,500 रुपये। अगली इक्वेशन करते हैं 8th। कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 40,000 कॉस्ट ₹30,000। अब ये कह रहा है कि आपने माल उधार में बेचा है, ठीक है। उधार में माल बेचने से पहले ये देखो क्रिएट क्या होती है, डेटर क्रिएट होती है, ठीक है। उधार में माल कितने रुपए वाला कितने में बेचा है, तो आपने 30,000 रुपए वाला माल 40 में बेचा है। तो आपके गोदाम में से कितना माल कम हुआ है, 30 कम हुआ है या 40, क्योंकि 30,000 रुपये वाला बेचा है तो गोदाम में से या स्टॉक में से आपका 30,000 रुपये का माल कम हो गया। इसको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे या माइनस का चिन्ह लगा दोगे, ठीक है, 30,000 रुपये। अब आपके डेटर जो है जिसको माल बेचा उससे कितने रुपए लेओगे आप, 40,000 रुपये। सारा का सारा उधार में बेच दिया तो डेटर क्रिएट कितने हो गए, 40,000 के। अब देखो इसके बीच में डिफरेंस है, सीधी सी बात है कि आप अगर कोई कम 30,000 रुपये वाली चीज 40,000 में बेच दोगे तो आपको क्या होगा, उसमें फायदा हुआ है। कितना फायदा हुआ है, 10,000। तो जो भी प्रॉफिट होता है उससे क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होती है। तो आप 10,000 रुपये प्रॉफिट को कैपिटल के अंदर ऐड कर दो, तो ये कैपिटल के अंदर ऐड हो गया। तो अब ये हम देखते हैं कि हमारा इफेक्ट क्या है। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आया था, फर्नीचर पे भी इफेक्ट नहीं आया और इस पे भी नहीं आया। तो कैश अब हमारा है 41,500। स्टॉक जो है अब कितना बच गया, 48 का था, उसमें से 30,000 का माल बेच दिया तो वो कम हो गया, माल निकल कर चला गया ना, इसलिए उसको माइनस कर दिया। अब बचा 18 का। फर्नीचर आपका 6 का ही है और डेटर आपके कितने हो गए अब, 40,000 के, और क्रेडिटर आपके पहले के 20 के हैं। और अब कैपिटल आपकी कितनी होगी, 10,000 प्रॉफिट होने के बाद 75,500 से बढ़कर कैपिटल होगी आपकी 85,500। 9th, ये कह रहा है पेड टू क्रेडिटर ₹15,000। आपने जिनसे उधार में माल खरीदा था वो कितने रुपए का खरीदा था, यहाँ पे 20,000 रुपये का खरीदा था। ये देखो 20 चला आ रहा है ना आपका, यहाँ तक 20,000 का, तो उसको 20,000 रुपये भुगतान करने थे, पर आपने क्रेडिटर को पे कितने किए आज की तारीख में, 15,000 रुपये। अब वो 15,000 रुपये आपने किस फॉर्म में पे किए हैं, नगद दिया है या बैंक में से आपने चेक दिया है या कोई कुछ और चीज़ दी है। तो यहाँ पे इसने ₹15,000 यानी कि कैश दिया है। तो कैश देने से एक तो आपका कैश कम हो गया, आपका घट गया कैश, क्योंकि आपकी पॉकेट में से 15,000 निकल कर किसकी पॉकेट में डल गए, क्रेडिटर के। क्रेडिटर आपके 20,000 के थे, अब 15,000 उसको दे दिया, तो अब वो कितने और मांगेगा, 20 के 20 तो नहीं मांगेगा ना, क्योंकि 20 देने थे, 15 उसको दे दिए। तो क्रेडिटर अब हमारे 20 में से 15 वाले कम हो गए, तो इसको माइनस कर देंगे कि ये 15 हमने भुगतान कर दिया। इफेक्ट देखते हैं। अब आपके पास कैश कितना बचा, 41,500 में से 15,000 आपने क्रेडिटर को पे कर दिया, 26,500। स्टॉक कितना है, 18,000 का, फर्नीचर है 6,000 का, डेटर है 40,000 के, और अब क्रेडिटर कितने बचे, 20,000 के थे, 15,000 उसको दे दिया, तो अब आपके बचे 5,000 के, और कैपिटल इस टाइम कितनी आपकी 85,500 की। तो स्टूडेंट ये हमारी थी अकाउंटिंग इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए कह रखा है। तो बैलेंस शीट का परफॉर्मा जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, सेम वैसे ही बनाना है। तो इसमें एसेट्स कौन कौन सी है, ये 4 एसेट्स है, इनको एसेट साइड लिखेंगे,
कैश नोट कर लो, यहाँ अगले पेज पे बनाएंगे 26,500, स्टॉक 18,000, फर्नीचर 6,000 और डेटर 40,000। लाइबिलिटी क्रेडिटर है 5,000 रुपये और कैपिटल 85,500। तो चलो अब इसके बेस पे हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की स्टूडेंट दो साइड होती है। ये होती है बाईं साइड जिसमें हम लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिखते हैं, ये होती है एसेट साइड जिसमें हम सारी एसेट लिखते हैं। बैलेंस शीट ऑफ मुकेश यानी कि जो फर्म है उसका नाम, एज एट ऑन दिस, जिस तारीख को बनाई जाती है वो डेट लिखी जाती है। अभी इक्वेशन में हमारा क्या आया था, कैश आया था 26,500, स्टॉक 18,000, फर्नीचर 6,000 और डेटर 40,000। और क्रेडिटर कितने बचे हुए थे, 20 थे, उसमें से 15 पे कर दिए तो 5,000 बचे और कैपिटल आपकी 85,500। अब इनका टोटल करो, इनका टोटल करते हैं तो टोटल एसेट्स का आता है 90,500 और सेम इसका भी 90,500 आता है। तो इससे हमारी बैलेंस शीट का टोटल है दोनों साइड ठीक मिल रहा है। और ये ठीक कब मिल रहा है, जब आपने इक्वेशन जो है वो आपकी बिल्कुल बैलेंस थी, तभी आपका बैलेंस शीट का टोटल ठीक मिलेगा। तो स्टूडेंट ये हमारा था सेकंड इलिस्ट्रेशन।